आपको रखे अपडेट। और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र की चोरी वाली एक ऐसी कहानी जो भारत के चुनावी सिस्टम की सड़ी गली सच्चाई को बेनकाब करती है। आज हम खोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काला चिट्ठा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के वोट चोरी और ईवीएम धांधली के आरोपों का जवाब देने के नाम पर बुलाई गई थी, लेकिन साबित हुई एक शर्मनाक और रक्षात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आयोग ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अजीबोगरीब बहाने गढ़े। बिना नाम लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी को धमकाया और बीजेपी के पक्ष में खुलकर बैटिंग की। सीसीटीवी फुटेज न दिखाने का अजीबोगरीब बहाना, मां बहन बेटियों की इज्जत का। क्या ये लोकतंत्र है या ढोंग? बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेताओं के संसदीय क्षेत्रों का हवाला दिया, वहां गड़बड़ियां बताई, वोटर लिस्ट दिखाया, लेकिन अनुराग ठाकुर को अल्टीमेटम क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के चहेते हैं। उनका बैकग्राउंड बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस ने आयोग की विश्वसनीयता को और गहरे गड्ढे में धकेल दिया। यह कहानी नहीं, एक घोटाला है जहां लोकतंत्र का चौकीदार खुद वोट चोरी के संदेह के घेरे में है। आइए इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि कैसे चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। कहानी की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से होती है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस, एक ही जगह पर दर्जनों वोटर्स। उन्होंने सबूत भी पेश किए। एक कोठरी में 80 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर एटम बम बताया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है। आयोग लंबे समय तक चुप रहा। फिर अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने फिर हमला बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे पास 100% प्रूफ है कि ईसीआई इसमें शामिल है। उन्होंने महादेवपुरा का डाटा दिखाया, जहां बीजेपी की जीत संदिग्ध थी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, ईसीआई ऑफिस का घेराव किया। आखिरकार विपक्ष के हंगामे और दबाव में चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए, लेकिन निकला क्या? कोई जांच का ऐलान नहीं, बल्कि आरोपों को झूठा, जी हां, आरोपों को झूठा करार दिया। राहुल को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया कि या तो आप हलफनामा दीजिए या फिर देश से माफी मांगिए। यानी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण छवि और मजबूत हुई। लोकतंत्र पर सवाल और गहरे हो गए। यह कहानी का पहला ट्विस्ट है, जहां आयोग जांच की बजाय आरोप लगाने वाले को ही सजा सुना रहा है। अब आते हैं उन जवाबों पर जो न सिर्फ अजीबोगरीब थे बल्कि शर्मनाक भी थे। राहुल ने सवाल उठाया था कि पोलिंग बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जाती, क्यों 45 दिनों बाद डिलीट कर दी जाती है। यह ट्रांसपेरेंसी का बुनियादी मुद्दा है। अगर कोई धांधली नहीं है तो फुटेज क्यों छिपाई जा रही है? इस पर ज्ञानेश कुमार का जवाब सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, ये महिलाओं की निजता का मामला है। क्या हम अपनी मां बहन बेटियों के फुटेज दिखाएं? ये जवाब है। ये जवाब है या भावनात्मक ब्लैकमेल है? ये बहाना कितना हास्यास्पद है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वोटिंग प्रोसेस दिखता है, ना कि किसी का कोई प्राइवेट मूवमेंट। आयोग ने यह नहीं बताया कि फुटेज में ऐसा क्या है
जिससे इज्जत पर आंच आ जाएगी। यानी यह भी सिर्फ एक ढोंग था जांच से बचने का। और अल्टीमेटम मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन राज्यों के सीईओ ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा, डॉक्यूमेंट्स दो या साइन डिक्लेरेशन दो। राहुल ने जवाब दिया, मैं एमपी हूं और संविधान की मैंने शपथ ली है, यही काफी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे मिसलीडिंग कहा, बिना कोई सबूत दिए। एसआईआर प्रोसेस को डिफेंड किया, कहा कि डिलीशंस नॉर्मल है, लेकिन राहुल के स्पेसिफिक डाटा पर कोई जांच नहीं। यह कहानी का दूसरा ट्विस्ट है। आरोप लगाने वाले को ही आयोग दबा रहा है बजाय सच्चाई उजागर करने के। क्या यह निष्पक्षता है या बीजेपी को बचाने की एक साजिश है? कहानी और गहराती है जब हम डबल स्टैंडर्ड देखते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेताओं के संसदीय क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां बताई, सबूत दिए, कहा कि रायबरेली में 2.69 लाख संदिग्ध वोटर्स हैं जो राहुल की जीत को फेक बनाते हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि वोट चोरी ने राहुल और अखिलेश को जिताया, लेकिन ईसीआई ने अनुराग ठाकुर को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। क्यों नहीं कहा कि हलफनामा दो या माफी मांगो, जबकि राहुल के आरोपों पर तुरंत नोटिस भेजा गया? ये पक्षपात क्यों? क्योंकि अनुराग ठाकुर बीजेपी के हैं। चुनाव आयोग ने ठाकुर के आरोपों पर चुप्पी साध ली, कोई जांच नहीं, कोई जवाब नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड बहुत पुराना है। राहुल के पनौती वाले बयान पर याद होगा आपको कि ईसीआई ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन मोदी के मुस्लिमों वाले बयान पर बिल्कुल सन्नाटा। 2024 चुनाव में वोटर टर्नआउट रातों रात बढ़ा, ईसीआई ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। महाराष्ट्र में 50,000 प्लस वोटर्स ऐड हुए, जहां ज्यादातर सीटें एनडीए ने जीता। इसको भी ईसीआई कहता है नॉर्मल है, लेकिन कांग्रेस के 1642 पेजों के कंप्लेंट्स पर सिर्फ रिजेक्शन। आयोग ने कहा आरोप पैटर्न है, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेताओं के आरोपों पर वही सख्ती क्यों नहीं? ये बीजेपी को प्रोटेक्ट करने जैसा ही तो है, जैसे एक फिक्स्ड मैच जहां अंपायर एक टीम का ही खिलाड़ी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। अब कहानी का सबसे गहरा राज, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बैकग्राउंड जरा समझिए। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस हैं, लेकिन उनका करियर होम मिनिस्ट्री में अमित शाह के अंडर में ज्यादा बीता, जहां उन्होंने क्रिटिकल रोल्स निभाए, जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के समय। टीएमसी और कांग्रेस ने उस समय भी आरोप लगाया कि अमित शाह के चहेते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट कहने को तो सिलेक्शन कमेटी ने की, लेकिन ये बीजेपी कंट्रोल्ड लगती है, क्योंकि उसमें मोदी और अमित शाह। कुमार को सीईसी बनाया गया क्योंकि वो सीनियर थे, लेकिन उनका पास्ट बीजेपी की पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ये झुकाव क्यों मायने रखता है? क्योंकि ईसीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। विपक्ष कहता है कि कुमार का बैकग्राउंड बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, जो वोट चोरी के आरोपों में जांच न करने का बहुत बड़ा कारण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को इंसल्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा, लेकिन खुद का बैकग्राउंड छिपा लिया। यह कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां चुनाव आयोग खुद संदिग्ध है और लोकतंत्र का गार्जियन अब बीजेपी का एक्सटेंशन बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन सवाल बढ़ गए। विपक्ष ने कहा
ईसीआई पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। राहुल ने बिहार यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने एसआईआर को कॉन्स्पिरेसी कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने आरोपों को बेसलेस बता दिया। बता तो दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि क्यों बेसलेस कह रहे हैं। विपक्ष ने पूछा कि एसआईआर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है तो इसमें इतनी गड़बड़ियां क्यों? उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ईसीआई की विश्वसनीयता पर और संदेह पैदा कर दिया। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या आयोग लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है? मीडिया डिबेट्स में ईसीआई को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। यह कहानी का एंडिंग ट्विस्ट है, जहां एक कॉन्फ्रेंस ने आयोग को और कमजोर कर दिया और लोकतंत्र पर खतरे की आशंका को और बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? विपक्ष के आरोपों को फॉल्स कहा, झूठा कहा, और राहुल गांधी को तो अल्टीमेटम दे दिया, यानी कोई जांच नहीं। ये कवर अप है। राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन हम पावर में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक लोकतंत्र बचेगा? तो ये थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की काली सच्चाई। इसकी आलोचना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों ने आग लगाई है, इसीलिए अब तुरंत एक्शन की जरूरत है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।